चलिए देखिए दोस्तों, ये यूपीएससी का एक केस स्टडी है। अध्ययन कोरोना अस्पताल के परिचालन से 2021 का है दोस्तों। केस स्टडी एक देख लेते हैं इथिक्स के पेपर में। देखिए, कोरोना वायरस रोग कोविड-19 महामारी तेजी से विभिन्न देशों में फैल रही है। 8 मई 2020 तक भारत में कोरोना के 56,342 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। भारत को, जिसकी जनसंख्या 1.35 मिलियन से अधिक है, जनसंख्या में कोरोना वायरस के संचरण को नियंत्रित करने में कठिनाई आई थी। इस प्रकोप से निपटने के लिए कई रणनीति आवश्यक हो गई थी। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस प्रकोप के बारे में जागरूकता बढ़ाई और कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ की। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के संचरण को कम करने के लिए पूरे देश में 55 दिनों का लॉकडाउन लागू किया। स्कूल और कॉलेज में शिक्षण सीखना, मूल्यांकन और प्रमाणीकरण के वैकल्पिक तरीके सामने आए। इन दिनों ऑनलाइन मोड लोकप्रिय हो गया। भारत इस तरह के संकटपूर्ण अचानक हुई हमले के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मानव संसाधन, धन और ऐसी स्थिति में देखभाल करने के लिए बुनियादी ढांचे को नियंत्रण तैयार नहीं था। बुनियादी ढांचे को अन्य संसाधन, धन और ऐसी स्थिति देखभाल करने के लिए बुनियादी ढांचे के रूप में अन्य सुविधाएं कम थी। इस बीमारी ने एक तरफ तो जाति, पंथ, धर्म की परवाह किए बिना किसी को नहीं बख्शा और दूसरी तरफ अमीर गरीब दोनों को ही नहीं छोड़ा। अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस, अस्पताल कर्मचारी, शमशान की कमी सबसे महत्वपूर्ण पहलू थे। शमशान की कमी सबसे महत्वपूर्ण पहलू थे। आप ऐसे समय में एक सार्वजनिक अस्पताल में अस्पताल प्रशासक हैं जब कोरोना वायरस ने बड़ी संख्या में लोगों पर हमला किया और अस्पताल में मरीजों का दिन रात आना जाना लगा रहता था। पूरी तरह से जानते हुए कि यह अत्यधिक संक्रामक रोग है और संसाधन तथा बुनियादी ढांचे सीमित है, अपनी नैदानिक मतलब हर रोज की गैर नैदानिक कर्मचारियों और रोगियों की देखभाल करने में लगाने के लिए आपके मापदंड और औचित्य क्या है? यदि आपका निजी अस्पताल है तो क्या आपको औचित्य और निर्णय वैसा ही होता है जैसा कि सार्वजनिक अस्पताल में होता है? 250 वर्ड में लिखते रहे दोस्तों। 25 अंक का ये है। पूरी तरह जानते हुए कि अत्यधिक संक्रामक रोग है और संसाधन तथा बुनियादी ढांचा सीमित है, अपने नैदानिक और गैर नैदानिक कर्मचारियों को, मतलब जो हर रोज हैं और जो ऐसे हैं, रोगियों की देखभाल करने में लगाने के लिए आप किस मापदंड का औचित्य क्या है? यदि आपका निजी अस्पताल है तो क्या आपको औचित्य और निर्णय वैसा ही होता जैसा कि सार्वजनिक अस्पताल में है? तो दोस्तों इसका उत्तर लिखिएगा। 250 वर्ड, 25 अंक का है। 25 अंक का है। केस स्टडी आता है दोस्तों एक ठे, ठीक। दूसरा देखिए केस स्टडी। भारत में स्थिति एक प्रतिष्ठित खाद्य उत्पाद कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए एक खाद्य उत्पाद विकसित किया और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उसका निर्यात शुरू किया। कंपनी ने इस उपलब्धि की घोषणा की और यह संकेत भी दिया कि जल्द ही यह उत्पाद घरेलू उपभोक्ता के लिए लगभग समान गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभ के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार कंपनी ने अपने उत्पाद को घरेलू सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया और उत्पाद को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। कंपनी ने समय के साथ बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त लाभ अर्जित किए। हालांकि निरीक्षक द्वारा किए गए यादृच्छिक नमूने रैंडम सैंपल की जांच में यह भी पता चला कि खाद्य कंपनी न केवल ऐसे उत्पाद को बेच रही थी जो देश के स्वास्थ्य मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे, बल्कि अस्वीकृत निर्यात उत्पाद को भी घरेलू बाजार में बेच रही थी। जो निर्यात नहीं हो पा रहे थे उनको भी। इस प्रकरण ने खाद्य कंपनी की प्रतिष्ठा और लाभदायकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। घरेलू बाजार के लिए निर्धारित खाद्य मानकों का उल्लंघन करने और अस्वीकृत निर्यात उत्पाद को घरेलू बाजार में बेचने के लिए खाद्य कंपनी के खिलाफ सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आप क्या कार्रवाई की कल्पना करते हैं? मतलब घरेलू बाजार के लिए निर्धारित खाद्य मानकों का उल्लंघन करने और अस्वीकृत निर्यात, जो निर्यात नहीं किए जा सकते हैं, उन उत्पादों को घरेलू बाजार में बेचने के लिए खाद्य कंपनी के खिलाफ सक्षम प्राधिकार के द्वारा
आप क्या कार्रवाई की कल्पना करते हैं, मतलब आप क्या कार्रवाई करेंगे? संकट को हल करने और अपनी खोई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए खाद्य कंपनी के पास क्या क्रियाविधि उपलब्ध है? पहले जैसे अपनी कंपनी को जो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई है उसको लाने के लिए मामले में नैतिक दुविधा की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये क्वेश्चन था, ये सब 2021 में पूछे गए हैं दोस्तों। ये 2017 का एक क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। आप किसी संगठन के मानव संसाधन विभाग के अध्यक्ष हैं। एक दिन कर्मचारियों में से एक का ड्यूटी करते हुए देहांत हो गया। उसका परिवार मुआवजे की मांग कर रहा था, किंतु कंपनी ने इस कारण से मुआवजा देने से इनकार कर दिया था क्योंकि कंपनी को जांच द्वारा ज्ञात हुआ कि कर्मचारी दुर्घटना के समय नशे में था। कंपनी के कर्मचारी मृतक कर्मचारी के परिवार को मुआवजा देने की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष ने आपसे इस संबंध में सलाह देने को कहा। प्रबंधन मंडल को आप क्या सलाह देंगे? अपनी दी गई सलाह में से प्रत्येक के गुणों और दोषों की चर्चा कीजिए। यही है दोस्तों, ये सब केस स्टडी 4th पेपर का है दोस्तों। बस हम प्रश्न बता रहे हैं, उत्तर बाद में लाएंगे, तब तक आप जो है लिखते रहिए। ये 2017 का है दोस्तों। आप एक स्पेयर पार्ट कंपनी के मैनेजर हैं और आपको एक बड़ी उत्पादक कंपनी बी की मैनेजर से सौदे के लिए बातचीत करनी है। सौदा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है तथा आपकी कंपनी के लिए यह सौदा प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। डिनर पर सौदा किया जा रहा है। डिनर के पश्चात उत्पादन कंपनी बी के मैनेजर ने आपको आपके होटल अपना गाड़ी से छोड़ने का प्रस्ताव दिया। होटल जाते समय कंपनी बी के मैनेजर से एक मोटरसाइकिल को टक्कर लग गई, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। आप जानते हैं कि मैनेजर तीव्र गति से गाड़ी चला रहा था, वह गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा था। विधि प्रवर्तक अधिकारी इस घटना की जांच करने के लिए आते हैं और आप इस घटना की एकमात्र प्रत्यक्ष साक्षी हैं। आप ही देखे हैं बस इस घटना को। सड़क दुर्घटनाओं के कड़े कानून को जानते हुए आप इस बात से अवगत हैं कि आपके इस घटना के सच्चे बयान से कंपनी बी के मैनेजर पर अभियोग चलाया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सौदा होना खतरे में पड़ सकता है और यह सौदा आपकी कंपनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किस प्रकार की दुविधा का सामना करेंगे? इस परिस्थिति के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? इस पर लिखना है दोस्तों। यह है प्रकरण रिश्वत दें या करियर समाप्त करें 2014। दोस्तों हमारे लाइफ में ऐसा ही एक घटना आ गई थी। मैंने जो है रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन मैंने जो है करियर जो है समाप्त करने की बात सोची और मैंने जम के मुकाबला किया दोस्तों, और मेरी करियर भी बच गई और रिश्वत भी नहीं देना पड़ा। रियल में ये प्रत्यक्ष घटना ऐसी है दोस्तों, मैं खुद ही बता देता हूँ। एक मतलब मैं संस्था में काम कर रहा था, अनअकैडमी IAS। उसमें जो है मतलब जो है वो जो मतलब हमको जो लगाए थे वो बोले कि आप जो है पैसा जो है दे दीजिए। कितना मांग रहे थे हम? 5,000। 18,000 आएगा, आप 5,000 दे दीजिए, 13,000 आप रख लीजिएगा। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं दूंगा। मतलब मैं उस समय स्वीकार कर लिया दोस्तों कि चलिए 13,000 दूंगा, इसलिए कि मुझे उस समय काम की बहुत ही आवश्यकता थी और मैं अगर काम नहीं कर पाता तो फिर मुझे दिल्ली में रुकना मुश्किल था। इसलिए दोस्तों मैंने उस काम को स्वीकार कर लिया। उसके बाद जो है दोस्तों क्या हुआ, अब हमारे पास दो ही विकल्प था। उन्होंने कह दिया साहब कि या तो तुम दो या तो तुमको मैं कंपनी में नहीं लगाऊंगा, फिर तुम सोच ले क्या होगा। मैंने कहा कंपनी में लगने में ही वाला ये, इससे बढ़िया कि हमारी यहाँ से जीविका खत्म है। फिर लग गया दोस्तों मैं कंपनी में। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 महीना हुआ तो हमारी सैलरी आई नहीं थी 18,000 हमारे खाते में, और उसमें से मुझे खाते से निकाल के 5,000 देना था। लेकिन हमारी सैलरी आई दोस्तों कितनी, 13,000। उसमें से भी उनको लालच हो गया 2,000 मांगने का। वो बोले 2,000 दे दो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसमें से नहीं दूंगा, अगले महीने दे दूंगा आपको। इस तरीके से बात करके मैंने दोस्तों अगले महीने पर टाल दिया। फिर मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे पैसा देना है कि नहीं देना है। फिर कुछ लोग का मेरे दिमाग में आया कि UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, केस स्टडी हल कर रहा हूँ, तो इसको हल करना ज़रूरी है। मैंने सोच लिया कि ये नौकरी हमारे लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन मैंने सोच लिया कि अब झूठ बोलना और इस तरीके से बेईमानी करना और जो है नीचे से पैसा देना हमारे लिए गलत है। इसलिए मैंने दोस्तों एक दिन अपने मैनेजर जो थे उनको देखा एक डांटते हुए कि एक काउंसलर को मतलब कि गलत कर रही है, हटा देंगे। तो मुझे लगा कि ये मैनेजर अच्छे हैं। मैंने उनसे बात रखी, वो तुरंत जाके डायरेक्ट पूछ दिए और इस प्रकार से मामला हल हुआ दोस्तों। और उन्होंने 2 बार निकालने का प्रयास भी किया जो मतलब हमको लगाए थे, लेकिन मैनेजर रोक दिए और बोले कि तुम काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों ये घटनाएं होती रहती हैं। मैं लाइफ में इस केस स्टडी हल कर दिया। तो आप भी ऐसे लाइफ में केस स्टडी, यही है दोस्तों केस स्टडी, और कुछ नहीं है।
मान लीजिए कि आप ऐसी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं जो एक सरकारी विभाग के द्वारा प्रयुक्त विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। अपने विभाग को उपकर की पूर्ति के लिए आपने बोली पेश कर दी। आपके ऑफर की गुणवत्ता और लागत दोनों आपके प्रतिस्पर्धियों में बेहतर है। इस पर भी संबंधित अधिकारी टेंडर पास करने के लिए मोटी रिश्वत की मांग कर रहा है। मतलब आपके पास जो बनाने की क्षमता है वो बेहतरीन है, इसके बावजूद जो है अधिकारी जो है कह रहा है कि टेंडर तभी पास करेंगे जब तुम पैसा दोगे। ऑर्डर की प्राप्ति आपके और आपकी कंपनी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑर्डर न मिलने पर का अर्थ होगा उत्पादन रेखा का बंद हो जाना। यह आपके स्वयं के करियर को भी प्रभावित कर सकता है और फिर मूल्य सचेतक व्यक्ति के रूप में आप रिश्वत देना नहीं चाहते। रिश्वत देने और ऑर्डर प्राप्त कर लेने तथा रिश्वत देने से इनकार करने और ऑर्डर को हाथ से निकल जाने दोनों के लिए वैध तर्क दिए जा सकते हैं। ये तर्क क्या हो सकते हैं? क्या इस धर्म संकट से बाहर निकलने का कोई बेहतर रास्ता हो सकता है? यदि हाँ, तो इस तीसरे रास्ते को अच्छाई की ओर इंगित करते हुए रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों ये है क्वेश्चन। अब देखिए प्रकरण दोस्तों, व्यापार संघ का मुद्दा 2015 में पूछा गया था। दोस्तों ये केस स्टडी है। दोस्तों एक निजी कंपनी अपनी दक्षता, पारदर्शिता और कर्मचारी कल्याण के लिए विख्यात है। मतलब जो है अच्छा खासा नाम है। यद्यपि कंपनी का मालिक एक निजी व्यक्ति है, तथापि उसका एक सहकारिता वाला आचरण है जहां कर्मचारी स्वामित्व की भावना रखते हैं। कंपनी में लगभग 700 कार्मिक नियुक्त है, मतलब 700 कर्मचारी। उन्होंने स्वेच्छापूर्वक संघ न बनाने का निर्णय लिया है, वो संघ नहीं बना रहे। अचानक एक दिन सुबह एक राजनीतिक पार्टी के 40 आदमी जबरन फैक्ट्री में घुस गए और फैक्ट्री से नौकरी मांगने लगे। उन्होंने प्रबंधन और कर्मचारियों को धमकियां और गालियां भी दी। कर्मचारियों का मनोबल गिरा। यह स्पष्ट था कि जो लोग जबरदस्ती घुस आए थे वे कंपनी के वेतन प्रवर्तक से होना चाहते थे और साथ ही साथ पार्टी के स्वयंसेवक सदस्य बने रहना चाहते थे। कंपनी ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखती है और सिविल प्रशासन, जिनमें कानून परिवर्तन अभिकरण भी शामिल है, का कोई अनुग्रह नहीं करती। इस प्रकार के प्रसंग में सार्वजनिक क्षेत्र में भी घटते हैं। मान लीजिए कि आप कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं, तो आप उपद्रवी भीड़ के गेट के अंदर जबरन घुस जाने और कंपनी परिसर के भीतर धरना देने की तारीख को प्रचंड स्थिति के निष्प्रभावन के लिए क्या करेंगे? इस मामले में चर्चित मुद्दा का दीर्घकालीन समाधान क्या हो सकता है? प्रत्येक समाधान कार्रवाई का जिसको आप सुलझाएंगे, आप पर सीईओ के तौर पर कर्मचारियों के निष्पादन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपने द्वारा सुझाए गए कार्रवाइयों में से प्रत्येक के परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो ये विश्लेषण करना है दोस्तों, तो कर लीजिएगा। ये दोस्तों और आते हैं, आप आज हम केस स्टडी का कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप हल करते रहिएगा, थोड़ी जानकारी भी हो जाए कि यूपीएससी में केस स्टडी आता कैसे। ये दोस्तों 2015 का है। किसका है? 2015 में पूछा गया है। प्रकरण अध्ययन क्या है? गैर लाभकारी बीमारी पर औषधीय अनुसंधान करें या न करें। एक प्रमुख भेषजनिक कंपनी की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में कार्यरत एक वैज्ञानिक ने खोजा कि कंपनी की सर्वाधिक बिक्री होने वाली पशु चिकित्सीय दवाइयों में से एक दवाई में वर्तमान में असाध्य लीवर रोग जो जनजातीय क्षेत्रों में फैला हुआ है का इलाज करने की संभाव्यता है, परंतु मानव के लिए उपयुक्त रूपांतरण का विकास करने के लिए बहुत अनुसंधान और विकास की जरूरत थी। मतलब एक कंपनी की दवा है, वो बिक रही है, लेकिन वो एक व्यक्ति पाता है उसी कंपनी का कि ये जो लीवर में जो होता है प्रॉब्लम, असाध्य लीवर रोग होता है, उसमें जो है ये दवा काम कर सकती है, लेकिन अभी तुरंत उसको जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए शोध करने की ज़रूरत है, अनुसंधान और विकास की ज़रूरत है, जिसमें 50 करोड़ तक का खर्च आ सकता है था। इसकी संभावना कम थी कि कंपनी अपनी लागत को वसूल कर पाएगी। मतलब ये संभावना नहीं है कि 50 करोड़ खर्च करेगी तो कंपनी उसको वसूल पाएगी, ठीक है, क्योंकि रोग केवल निर्धनग्रस्त क्षेत्रों में फैला हुआ है। रोग कहाँ हुआ है? निर्धन लोग, गरीब लोगों के लिए रोग हुआ है, गरीब लोगों को, अमीर लोगों को हुआ नहीं, जिसका बाजार बहुत थोड़ा था। यदि आप सीईओ होते तो क्या करते? आप जिन विभिन्न कार्रवाइयों में आप कर सकते हैं उनकी पहचान कीजिए। जिन विभिन्न कार्रवाइयों को आप कर सकते हैं पहचान, अपनी प्रत्येक कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन कीजिए। ये है दोस्तों। अब अध्ययन प्रकरण, प्रदूषणकारी उद्योग के खिलाफ आवाज़ उठाएं या नहीं उठाएं। प्रदूषणकारी उद्योगों के खिलाफ, जो प्रदूषण के लिए प्रदूषण फैला रहे हैं, उनके खिलाफ।
इंजीनियर की एक नई स्नातक ग्रेजुएट की एक प्रतिष्ठावान प्रतिष्ठावान रासायनिक उद्योग में नौकरी मिली है। वह कार्य को पसंद करती है, वेतन भी अच्छा है। फिर भी कुछ महीनों के पश्चात इत्तेफाक से उसके पाया कि उच्च विषाक्त अवशेष को गोपनीय तरीके से नजदीकी नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। मतलब जो प्रदूषण जो है विषाक्तपूर्ण है जल, वो जो है नदी में डाला जा रहा है, ठीक, गोपनीय तरीके से, गुप्त रूप से। यह अनुप्रवाह में रहने वाले ग्रामीणों जो जीवन जो पानी की आवश्यकता के लिए नदी पर निर्भर है, कि स्वास्थ्य की समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। वह विचलित हैं और वह अपनी चिंता सहकर्मियों को प्रकट करती है जो लंबे समय से कंपनी के साथ रह रहे हैं। वे उसे चुप रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि जो भी इस विषय का उल्लेख करता है उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह अपनी नौकरी खोने का खतरा नहीं ले सकती, क्योंकि अपने परिवार की एकमात्र जीविका चलाने वाली है तथा उसे अपनी बीमार माता पिता एवं भाई बहन का भरण पोषण करना होता है। प्रथमतः वह सोचती है यदि उसके घनिष्ठ वरिष्ठ चुप हैं तो वह ही क्यों अपना गर्दन बाहर निकाले, परंतु उसका अंतःकरण नदी को एवं नदी पर निर्भर रहने वाले लोगों के जीवन के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। अंतःकरण से वह महसूस करती है कि उसके मित्रों द्वारा चुप रहने का दिया गया परामर्श उचित नहीं है, यद्यपि वह उसके उसके कारण नहीं बता सकती। वह सोचती है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तथा वह आपका परामर्श पूछती है। लड़की, चुप रहना उसके लिए नैतिक रूप से सही नहीं है। यह दर्शाने के लिए आप क्या तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं? आप उसे कौन सा रास्ता अपनाने की सलाह देंगे और क्यों, आपको बताना है दोस्तों। अब स्थानीय लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली नई परियोजना। ABCD लिमिटेड एक बड़ी पारी राष्ट्रीय कंपनी है, मतलब विदेश की कंपनी है, जो विशाल शेयरधारकों के आधार पर विविध व्यापारिक गतिविधियां संचालित करती है। कंपनी द्वारा निरंतर विस्तार एवं रोजगार सृजन हो रहा है। कंपनी ने अपने विस्तार एवं विविधता कार्यक्रम के अंतर्गत विकासपुरी, जो एक अविकसित क्षेत्र है, में एक नया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नया संयंत्र ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के अनुरूप प्रारूप किया गया है, जो कंपनी की उत्पादन लागत को बचाएगी। कंपनी के निर्णय सरकार की अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए निवेश और आकर्षित करने की नीति के अनुरूप है। सरकार ने उन कंपनियों को 5 वर्ष के लिए कर में छूट, टैक्स हॉलीडे की घोषणा की है। अविकसित क्षेत्र में निवेश करती है। फिर भी नया संयंत्र विकासपुरी क्षेत्र के शांतिप्रिय निवासियों के लिए अव्यवस्था पैदा कर देगा। नए संयंत्र के परिणाम स्वरूप जीवन यापन की लागत बढ़ेगी। क्षेत्र में विदेशी प्रवासन से सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी। कंपनी को संभावित विरोध का आभास होने पर उसने विकासपुरी क्षेत्र के लोगों एवं जनता को यह बताने की कोशिश की कि कंपनी की निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति विकासपुरी क्षेत्र के निवासियों की संभावित कठिनाइयों को रोकने में मददगार रहेगी। इसके बावजूद भी विरोध प्रारंभ होता है। कुछ निवासी न्यायपालिका जाने का इस आधार पर निर्णय करते हैं कि इससे पूर्व सरकार के सामने दिए गए तर्कों का कोई परिणाम नहीं निकला था। इस मामले में अंतर्निहित समस्याओं की पहचान कीजिए। आप कंपनी के लक्ष्यों एवं प्रभावित निवासियों को संतुष्टि के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं? मतलब आप बाहर से कंपनी लेके आते हैं, आदिवासी क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्र बोल रहे हैं कि यहाँ विदेशी पर्यटन आएंगे तो उनकी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी और उनको रहना खाना महंगा पड़ जाएगा। तो और जो है विकासपुरी में ऐसी पहली एक कंपनी आई थी जिससे वो प्रभावित हो गए थे और उनको जो है मतलब नुकसान हुआ था। तो ये आप जो है इस मामले को कैसे सुलझाएंगे, इसमें आपकी राय जाननी है दोस्तों। ये केस स्टडी रहा दोस्तों, और केस स्टडी हम बता ही देते हैं। एक मिनट दोस्तों, चलिए आ गए। ये केस स्टडी रहा दोस्तों, एक और केस स्टडी देख लेते हैं। कितना बजे? 6:09। चलिए आइए। प्रकरण अध्ययन चुनाव इंजीनियरिंग। चुनाव से पहले इंजीनियर बनाम खराब किस्म का पुल 2021। चुनाव के पल। किसी राज्य विशेष की राजधानी में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए एक
एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। आपकी पेशेवर क्षमता और अनुभव के आधार पर आपको इस प्रतिष्ठित परियोजना के प्रबंधन के लिए चुना गया। अगले 2 वर्षों में परियोजना को पूरा करने की समय सीमा 30 जून 2021 है, क्योंकि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा 2021 के दूसरे सप्ताह के चुनाव की घोषणा से पहले होना है। निरीक्षण दल द्वारा औचक निरीक्षण करते समय संभवतः खराब सामग्री के इस्तेमाल के कारण एलिवेटेड कॉरिडोर के एक पाए में छोटी सी दरार देखी गई थी। आपने तुरंत मुख्य अभियंता को सूचित किया और आगे काम रोक दिया। आपके द्वारा यह आकलन किया गया था कि एलिवेटेड कॉरिडोर के कम से कम 3 पायों को तोड़ना और उनका पुनर्निर्माण किया जाना है, परंतु यह प्रक्रिया योजना से कम 4 से 6 महीने की देरी कर देगी। किंतु मुख्य अभियंता ने निरीक्षण दलों के अवलोकन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि एक छोटी सी दरार है जो किसी भी तरह से पुल की क्षमता को प्रभावित नहीं करेगी। उसने आपको निरीक्षण दल के अवलोकन को अनदेखी कर उसी गति तथा लय के साथ काम जारी रखने का आदेश दिया। उसने आपको सूचित किया कि मंत्री कोई देरी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन मुख्यमंत्री से चुनाव की घोषणा होने से पहले करवाना चाहते हैं। यह भी सूचित किया गया कि ठेकेदार मंत्री का दूर का रिश्तेदार है और वे चाहते हैं कि वह इस परियोजना को पूरा करे। उसने आपको इशारा भी किया कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता के रूप में आपको आगे की पदोन्नति मंत्रालय के विचाराधीन है। तथापि आपने दृढ़ता से महसूस किया कि एलिवेटेड कॉरिडोर के पाए में छोटी सी दरार पुल की क्षमता और जीवन काल पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और इसलिए एलिवेटेड कॉरिडोर को मरम्मत न करना बहुत खतरनाक होगा। दी गई शर्तों के तहत परियोजना प्रबंधन के रूप में आपके पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? वे कौन सी नैतिक दुविधा है जिनका परियोजना प्रबंधक सामना कर रहा है? परियोजना प्रबंधक द्वारा सामना की जाने वाली व्यावसायिक चुनौतियां क्या है और उन चुनौतियों से पाने के लिए उसकी प्रतिक्रिया क्या है? निरीक्षण दल द्वारा उठाए गए अवलोकन की अनदेखी के परिणाम क्या हो सकते हैं? 250 वर्ड 25 अंक का है दोस्तों। अवैध इमारत का ढहाना 2017। एक मकान जिसे 3 मंजिला बनाने की अनुमति मिली थी, उसे अवैध रूप से निर्माणकर्ता द्वारा 6 मंजिला बनाया जा रहा था। वह ढह गया, जिसके कारण कई निर्दोष मजदूर, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। ये सब मजदूर भिन्न भिन्न स्थानों से आए थे। सरकार द्वारा तुरंत मृतक परिवारों को नगद मुआवजा घोषित किया गया और निर्माणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। देश में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं के कारण बताइए। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अपने सुझाव दीजिए। प्रकरण एक ईमानदार अधिकारी के रूप में राय। आप एक ईमानदार और जिम्मेदार सिविल सेवक हैं। आप प्रायः निम्नलिखित को प्रक्षेपित करते हैं। 2017 में पूछा गया दोस्तों। एक सामान्य धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन करने से स्वयं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और परिवार के लिए भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जबकि अनुचित आचरण जीविका लक्ष्यों तक पहुंच में सहायक हो सकता है। ये बताना है दोस्तों। जब अनुचित साधनों का अपनाने वाले लोगों की संख्या बड़ी होती है तो नैतिक साधन अपनाने वाले अल्पसंख्यक लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ता। नैतिक तरीकों का पालन करना विविध विकासात्मक लक्ष्यों के लिए हानिकारक है। चाहे कोई बड़े अनैतिक आचरण से सम्मिलित न हो, लेकिन छोटे मोटे उपहार का आदान प्रदान प्रणाली को अधिक कुशल बनाता है। उपयुक्त कथन को उनके गुणों और दोषों की सहित जांच कीजिए। चल लीजिएगा दोस्तों, चलिए आते रहिए, पढ़ते रहिए। ये देखिए, शिवाजी द बॉस चलचित्र पर पृष्ठभूमि। सरस्वती यूएस में सूचना प्रौद्योगिकी की एक सफल पेशेवर थी। अपने देश के लिए कुछ करने की राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर वह वापस भारत आई। उसने गरीब ग्रामीण समुदायों के लिए एक पाठशाला निर्माण के लिए एक जैसे विचार वाले कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक गैर सरकारी संगठन बनाया। पाठशाला का लक्ष्य नाम मात्र की लागत पर उच्च स्तरीय आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था। उसने जल्द ही पाया कि उसे कई सरकारी एजेंसियों से अनुमति लेनी होगी। नियम एवं प्रक्रियाएं काफ़ी अस्पष्ट और जटिल थी। अनावश्यक देरियां, अधिकारियों की कठोर प्रवृत्ति एवं घूस की लगातार मांग से वह सबसे ज़्यादा हतोत्साहित हुई। उसने एवं उस जैसे दूसरों के अनुभव ने लोगों को सामाजिक सेवा परियोजनाओं को लेने से रोका हुआ है। स्वैच्छिक सामाजिक कार्य पर सरकारी नियंत्रण के उपाय आवश्यक हैं, परंतु उन्हें बाध्यकारी या भ्रष्ट रूप
में प्रयोग में नहीं लिया जाना चाहिए। आप क्या उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाएंगे जिससे आवश्यक नियंत्रण के साथ नेक इरादों वाले ईमानदार गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों में बाधा नहीं आए? प्रकरण सूचना का अधिकार। पाठ्यक्रम टॉपिक सूचना सरकार के साझेदारी एवं पारदर्शिता आरटीआई। एक विचार यह है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन में एक बाधा है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अवलोकन कीजिए। 2019 में पूछा। सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है। विवेचना कीजिए। 2018 में पूछा। सूचना से 2018-19 में क्वेश्चन पूछा। हाल ही में प्रगतियां जैसे कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम मीडिया और न्यायिक सक्रियता इत्यादि सरकार के कार्यों से पहले से ही अधिक पारदर्शी और जवाबदेही लाने में सहायक साबित रही है। फिर भी यह देखा जा रहा है कि कभी कभार इस साधनों का दुरुपयोग किया जाता है। एक अन्य नकारात्मक प्रभाव यह है कि अधिकारीगण अब शीघ्र निर्णय लेने से डरते हैं। 2015 में पूछा गया था। 2 क्वेश्चन है। इस स्थिति का विस्तारपूर्वक विश्लेषण कीजिए और सुझाइए कि द्विभाजन का हल किस प्रकार निकाला जा सकता है। सुझाइए कि नकारात्मक प्रभावों को किस प्रकार न्यूनीकृत किया जा सकता है। 2015 में 2 क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। आज हम देखते हैं कि आचार संहिताओं के निर्धारण, सतर्कता, सेलों, आयोगों की स्थापना, आरटीआई, सक्रिय मीडिया और विविध यांत्रिक तत्वों के प्रबलन जैसे विभिन्न उपायों के बावजूद भ्रष्टाचार पूर्ण कर्म नियंत्रण के अधीन नहीं आ रहे हैं। इन उपायों को प्रभावशीलता का औचित्य बताते हुए मूल्यांकन कीजिए। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए और अधिक प्रभावी रणनीति सुझाइए। ये 2018 का केस स्टडी है दोस्तों। प्रकरण अध्ययन सोनिडन द्वारा किया गया खुलासा सही या गलत। एडवर्ड सोनिडन एक कंप्यूटर विशेषज्ञ तथा CIA के पूर्व व्यवस्था प्रशासन के सरकार की निगरानी कार्यक्रम के अस्तित्व के बारे में गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का खुलासा प्रेस को कर दिया। उनके विधि विशेषज्ञों और अमेरिकी सरकार के अनुसार उनके इस कार्य से गुप्तचर्या अधिनियम 1917 का उल्लंघन हुआ है, जिसके अंतर्गत राज्य गुप्त बातों का सार्वजनिकरण राजद्रोह माना जाता है। इसके बावजूद कि स्नोडन ने कानून तोड़ा था, उसने तर्क दिया कि ऐसा करना उसका एक नैतिक दायित्व था। उसने अपने जानकारी सार्वजनिक करने को विसल ब्लोइंग यह कहकर उचित ठहराया कि जनता को यह सूचना देना कि उसके नाम पर क्या किया जाता है और उसके विरुद्ध क्या किया जाता है बताना उसका कर्तव्य है। स्नोडन के अनुसार सरकार द्वारा निजता का उल्लंघन की वैधानिक परवाह किए बिना उसको उजागर करना चाहिए, क्योंकि इसमें सामाजिक क्रिया और सार्वजनिक नैतिकता के अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। अनेक व्यक्ति स्नोडन से सहमत थे, केवल कुछ ने यह तर्क दिया कि स्नोडन ने कानून तोड़ा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है, जिसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं कि स्नोडन का कार्य कानूनी रूप से प्रतिबंधित होते हुए भी नैतिकता की दृष्टि से उचित था? क्यों नहीं इस विषय में परस्पर स्पर्धी मूल्यों को तौलते हुए अपना तर्क दीजिए। ये रहा दोस्तों। चलिए आगे आ जाइए। ये केस स्टडी 2017। आप एक सरकारी विभाग में सार्वजनिक, ये जो है आरटीआई से संबंधित है दोस्तों। आप एक सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी PIO हैं। आप जानते हैं कि 2005 का आरटीआई अधिनियम प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही की परिकल्पना करता है। अधिनियम आमतौर पर कदाचित मनमाना प्रशासनिक व्यवहार एवं कार्यों पर रोक लगाने में कार्यरत है, किंतु एक PIO के स्वरूप में आपने देखा कि कुछ ऐसे नागरिक हैं जो अपने लिए याचिका फाइल करने के बजाय दूसरों के हितधारकों के लिए याचिका फाइल करते हैं और इसके द्वारा अपने स्वार्थ आगे करते हैं। साथ ही ऐसे आरटीआई भरने वाले कुछ लोग भी हैं जो नियमित रूप से आरटीआई याचिकाएं भरते रहते हैं और निर्णयकर्ता से पैसा निकलवाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की आरटीआई गतिविधियों ने प्रशासन के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और संभवतः विशुद्ध याचिकाओं को जोखिम में डाल दिया है, जिनका लक्ष्य न्याय प्राप्त करना है। वास्तविक और अवास्तविक याचिकाओं को अलग करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? अपने सुझाव के गुणों को दोषों को वर्णन कीजिए। छिपाना या प्रकट करना। 2013। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रकरणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें, फिर हल प्रस्तुत करें।
एक एक जन सूचना अधिकारी पीआईओ को सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन मिलता है। सूचना एकत्र करने के बाद उसे पता चलता है कि वो सूचना स्वयं उसी के द्वारा लिया गया कुछ निर्णय से संबंधित है जो पूर्ण रूप से सही नहीं थे। इन निर्णयों में अन्य कर्मचारी भी सहभागी थे। सूचना प्रकट होने पर स्वयं उसके तथा उसके अन्य मित्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें दंड भी संभावित है। सूचना प्रकट न करने या आंशिक या क्षतिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने पर कम दंड या दंड मुक्ति भी मिल सकती है। पीआईओ अन्यथा एक ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, पर वह यह विशिष्ट निर्णय जिसके संबंध में आरटीआई आवेदन किया गया है गलत निकला। वह अधिकारी आपके पास सलाह के लिए आया है। नीचे सुझाव के कुछ विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक विकल्प का गुण व दोष के आधार पर मूल्यांकन कीजिए। पीआईओ इस मामले को अपने ज्येष्ठ वरिष्ठ अधिकारी को उसकी सलाह के लिए संदर्भित करे और लड़ाई में उसी के अनुसार कार्रवाई करे, चाहे वह स्वयं उस सलाह से पूर्णतः सहमत न हो। पीआईओ छुट्टी पर चला जाए और मामले को अपने उत्तराधिकारी कार्यालय में छोड़ दे या सूचना आवेदन को किसी अन्य को स्थानांतरित को निवेदन करे। पीआईओ सच्चाई के साथ सूचना प्रकट करने व अपनी जीविका पर पड़ने वाले उसके प्रभाव पर मनन करने की इस बातें उत्तर दे कि उससे वह उसकी जीविका पर जोखिम न आए, पर साथ ही सूचना की अंतर्वस्तु पर कुछ समझौता किया जा सकता है। पीआईओ उन सहयोगियों जो इस निर्णय को लेने में सहभागी थे से परामर्श करे और उनकी सलाह के अनुरूप कार्रवाई करे। अनिवार्य रूप से केवल उपयुक्त विकल्पों तक सीमित न रहते हुए आप अपनी सलाह दीजिए और उसके उचित प्रकरण भी बताइए। सूचना का प्रकटन होना 2013 में दोस्तों वित्त मंत्रालय में एक वरीयत अधिकारी होने के नाते सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले कुछ नीतिगत निर्णय को गोपनीय एवं महत्वपूर्ण सूचना की आपको जानकारी मिलती है। इन निर्णयों के भवन एवं निर्माण उद्योग एवं दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। यदि भवन निर्माताओं को पहले ही यह जानकारी मिल जाती तो वे उससे बड़े लाभ उठा सकते थे। निर्माताओं में से एक ऐसा है जिसने सरकार के लिए अच्छी गुणवत्ता का काफ़ी काम किया है। वह आपके आसन वरिष्ठ अधिकारी का घनिष्ठ मित्र है, जिन्होंने आपको सूचना का उस निर्माता को अनावृत करने के लिए संकेत भी दिए हैं। आपके पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध है। प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करके बताइए कि आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, उसके कारण भी बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वित्त पोषण से नैतिक मुद्दे। पिछले साल महीने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विभिन्न देशों, ये कब का है दोस्तों, 2022 का है। 2022 में देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है, कार्रवाई की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर रहता है। वे कौन से नैतिक मुद्दे हैं जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतरता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 30 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सांविधानिक नैतिकता, हितों का संघर्ष, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, डिजिटलीकरण का चुनौतियां, कर्तव्यनिष्ठ। अब ये भी 2021 में पूछा था। शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न अथवा मानवाधिकार के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा। खुले समाज और लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले किसी ही राष्ट्र के द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये 2021 में पूछा है 150 शब्दों में। ये देखिए दोस्तों, व्यापक राष्ट्रीय शक्ति CNP के 3 मुख्य घटक जैसे कि मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति, सांस्कृतिक और नीतियां तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीति शास्त्र और मूल्यों की भी भूमिका विवेचना कीजिए। 2020 शक्ति की इच्छा विद्यमान है, लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांत से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन को परीक्षण कीजिए। प्रकरण धन अंतर्राष्ट्रीय संबंध मित्र देशों को निर्यात किए जाने 2020 का है दोस्तों, ये भी 2020 का ही है। भारत मिसाइल लिमिटेड BML के अध्यक्ष टीवी पर एक कार्यक्रम देख रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के विकास की आवश्यकता पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। अवचेतन मन में उन्होंने हामी भरी और मन ही मन मुस्कुराते हुए BML की विगत 2 दशक की यात्रा की मानसिक
समीक्षा की। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGS के उत्पादन में प्रशंसनीय रूप से बढ़कर BML अब अत्याधुनिक तकनीकी पर आधारित ATGM हथियार प्रणाली की डिजाइन और उनका उत्पादन कर रहा है, जो विश्व की किसी भी सेना के लिए ईर्ष्या का कारण होंगे। बढ़ते हुए उन्होंने अपनी इस पूर्ण धारणा के साथ समझौता किया कि संभवतः सरकार सैनिक हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध की यथास्थिति को नहीं बदलेगी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अगले ही दिन महानिदेशक रक्षा मंत्रालय से BML द्वारा ATGM के उत्पादन में वृद्धि करने की नीतियों पर चर्चा करने के लिए उन्हें फोन आया, क्योंकि संभावना है कि एक मित्र विदेशी देश को उनका निर्यात किया जा सकता है। महानिदेशक चाहते थे कि अध्यक्ष अगले सप्ताह दिल्ली में उनके अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करें। 2 दिन बाद एक संवाददाता सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में वे वर्तमान हथियार निर्यात स्तरों को 2 गुना करने का ध्येय रखते हैं। यह देशज हथियारों के विकास और निर्माण के वित्तपोषण को प्रोत्साहन करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि फिर देशज हथियार निर्यात राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। BML के अध्यक्ष के रूप में बिंदुओं पर आपके क्या विचार हैं? हथियार निर्यात के रूप में भारत जैसे उत्तरदायी देश के हथियार व्यापार के नीतिपरक मुद्दे क्या हैं? विदेशी सरकार को हथियार के विक्रय संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने वाले 5 नीतिपरक कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। शांति सुरक्षा, यही है दोस्तों, शांति सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भूल जाइए दोस्तों, इसको भी खत्म। चलिए दोस्तों, मन नहीं लग रहा होगा आप लोगों का भी, इतना टाइम हो गया। चलिए अगली बार इसको देख लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जो कुछ बचा हुआ है। धन्यवाद।